नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश प्रदेश से आई कुछ खास खबरों के साथ। जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। खास बात यह रही कि उन्होंने शपथ हिंदी में ली है। इस शपथ ग्रहण समारोह में भावनात्मक क्षण भी देखने को मिले। आपको बता दें कि शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने अपने पूर्ववर्ती CJI जस्टिस BR गवई से गर्मजोशी से गले मिलकर अभिवादन किया। इस बार का शपथ ग्रहण ऐतिहासिक रहा क्योंकि इसमें 6 देशों भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल हुए। ये पहली बार है कि किसी भारतीय CJI के शपथ ग्रहण में इतनी बड़े विदेशी न्यायिक प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहा हो। मैं सूर्यकांत जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर मंगलवार को ध्वजारोहण के लिए आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के गर्भगृह में विराजे रामलला के अतिरिक्त राम जन्मभूमि परिसर में बने 14 पूरक मंदिरों में भी दर्शन पूजन करेंगे। राम मंदिर तो आस्था के शीर्ष केंद्रों के रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है और उसके पूरक मंदिर भी आस्था के पर्याय हैं और इनमें सनातन परंपरा के सभी प्रमुख देवी देवताओं सहित त्रेता युगी प्रेरक पात्रों के विग्रह प्रतिष्ठित हैं। 161 फीट ऊंचे शिखर और 5 उपशिखर से युक्त राम मंदिर परिसर प्रतिस्पर्धा प्रतीत होते कई अन्य शिखरों की श्रृंखला से सुसज्जित है और इन्हें सबसे करीब वो 6 पूरक मंदिर हैं जो कि मुख्य मंदिर के परकोटे में ही है। आपको बता दें कि ये पूरक मंदिर समान ऊंचाई के और समान अधिष्ठा के निर्मित है। राम मंदिर की शैली और कला के पूरक के रूप में इनमें वैदिक पंचदेव की परंपरा के शिव, गणेश, सूर्य तथा आदि शक्ति मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है, जबकि परकोटा के दक्षिणी भुजा में मध्य में श्री राम के परमप्रिय दूत हनुमान तथा उत्तरी भुजा के मध्य में अन्नपूर्णा माता का मंदिर स्थापित है। बता दें कि 732 मीटर लंबे किंतु आयतकार परकोटे के अग्नेय कोण पर सप्त ऋषि मंडप में सप्त ऋषियों के 7 मंदिर हैं। देखिए, सबसे बड़ा दिन है हर राम भक्त के लिए, हर पूज्य साधु संत के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए, हर कार सेवक के लिए, हर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के एक एक कार्यकर्ता और सिपाही के लिए, क्योंकि यह जो धर्म ध्वजा लगने जा रही है, यह जो करोड़ों राम भक्तों ने संघर्ष किया, लाखों राम भक्तों ने जो बलिदान दिया, उनके त्याग, तप, तपस्या, बलिदान का प्रतीक होगा और इससे पूरा देश अनंत काल तक गौरव की अनुभूति करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर देश में सरकार नहीं बनती तो शायद रामलला के भव्य मंदिर का यह स्वरूप हम देख नहीं पाते। हम लोगों ने नारा लगाया था छोटी आयु से कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे। तो जो सौगंध खाई गई थी वह पूरी हो गई और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है और पूज्य संतों का आशीर्वाद है और माननीय प्रधानमंत्री जी का यह विशेष जो प्रण था वह पूरा हो गया है। इसके लिए समस्त राम भक्तों को हार्दिक बधाई। गत 22 जनवरी 2024 को
जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या धाम में प्रभु रामलला के मंदिर का लोकार्पण किया था, दुनिया सनातन संस्कृति को स्थापित होते देख रही थी। हजारों साल का संघर्ष पूरा हो रहा था और आज जब राम जन्मभूमि परिसर में विभिन्न विग्रहों की स्थापना के उपरांत, चाहे प्रभु रामलला के साथ लंका विजय के समय युद्ध क्षेत्र में या उनके सहयोग के लिए वनगमन के दौरान जो लोग भी उनके साथ सहयात्री के रूप में, या मैं कह सकता हूं संघर्षों में साथ रहे हैं, चाहे निषाद राज की प्रतिमा हो, चाहे मैं कह सकता हूं कि जटायु की प्रतिमा हो, गिलहरी की प्रतिमा हो, सब कुछ आपको देखने के मिलने वाला है। इसके अलावा ध्वजा आरोहण करने वाले हैं। जो ध्वजा गर्भगृह के सर्वोच्च शिखर पर फहराई जाएगी, पूरी दुनिया सनातन धर्म का चरमोत्कर्ष अपनी आंखों से देखेगी। ध्वजा के बारे में हम सब जानते हैं, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो ध्वजा के माध्यम से गर्भगृह की ऊर्जा को एक करने का काम करती है। अद्भुत नज़ारा ये पूरी दुनिया अपनी आंखों से कल देखेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 90 के दशक में जो प्रण लिया था, जो संकल्प लिया था, वो आदरणीय अडवाणी जी के साथ रथ यात्रा में वह अयोध्या धाम आए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया था, प्रण लिया था कि जब तक प्रभु रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में नहीं बन जाएगा तब तक हम दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे। गत 24 जनवरी को वो प्रण आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा हुआ और आज पुनः हम सब देख रहे हैं कि 25 नवंबर 2025 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ध्वजा आरोहण करने के लिए आ रहे हैं। ये सब प्रभु राम की कृपा से संभव हो पाया है। मैं ऐसे अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प से सिद्ध तक और विकसित भारत के संकल्प के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं और प्रदेशवासियों की तरफ से मैं स्वागत के लिए बहुत उत्सुक। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एसआईआर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए और पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड में इसकी तैयारी। उन्होंने जनता से कहा है कि अगर कोई अधिकार आपके कुछ पूछने को लेकर देखने को मिले तो बताइएगा कि घर का दरवाजा बंद हो, और अगर कुछ होगा तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। ये आपका वोट काट रहा है, आपका वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है, आपका आधार कार्ड से नाम काट रहा है। जब आप सोचिए, अगर आपका आधार कार्ड से नाम काट देगा तो आपका बैंक अकाउंट भी स्वतः बंद हो जाएगा, आपका पैसा भी लूट लेगा। बिहार में 65 लाख, सोचिए आप, हमारा वोट को काट दिया। 65 लाख का मतलब होता है 80 विधानसभा छीन लिया हमसे। आपको वोट देने का अधिकार नहीं रखा, आपकी नागरिकता छीन लिया, आपको पहचान छीन लिया, आपको घुसपैठिया बना दिया इन लोगों ने। कोई हक समाज में आपको कोई हक नहीं मिलेगा। और अब बंगाल में एसआईआर लागू कर रहा है और उसके बाद झारखंड में करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को एकदम गेट पे बंद कर दिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। तो जामताड़ा में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का आप बयान सुन रहे हैं, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए, देखिए आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के बीच जो 21 से 28 नवंबर तक आयोजित किया है झारखंड सरकार के द्वारा, तो जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा ये बड़ी बात कही गई कि एसआईआर हमारे हक छीनने वाला कानून है, और अगर पूरी तरह से बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद झारखंड में जो इसकी तैयारियां हो रही हैं
अगर कोई अधिकारी आपसे कोई भी जानकारी लेने के लिए आपके द्वार आए तो तुरंत घर का दरवाजा बंद कर लें और उसके बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, लेकिन आखिरकार इसका असर कितना प्रभावी पड़ने जा रहा है ये भी महत्वपूर्ण बात रही, क्योंकि जामताड़ा में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इस तरीके की बात कर रहे हैं, एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है और ऐसे में जीएमएम लगातार इसका भी विरोध करती आ रही है। जीएमएम का कहना है कि लगातार एसआईआर हक छीनने वाला कानून है जिसका असर हमारी जनता को पड़ता हुआ नजर आएगा और उसी के चलते ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। देखिए, अब जामताड़ा में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जब 21 से 28 नवंबर तक आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के लिए जगह जगह पर पहुंच रही है, हर गांव पहुंच रही है, जहां पर संवाद किया जा रहा है, लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाई जा रही है, जनसभाओं के माध्यम से, कैंप्स के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। इससे पहले भी उन्होंने एसआईआर को लेकर कई बार टिप्पणियां की हैं और उन्होंने सीधे इसको हमारे हक पर हमले की बात कही थी और अधिकार छीनने वाला कानून बताया था जिसका विरोध लगातार किया गया था। तो बिहार में 65 लाख वोटरों का नाम काट दिया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए इरफान अंसारी ने बीएलओ घर आए तो बता देना कि अब हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है, या तो बीएलओ घर आए तो उन्हें बंधक बना लो, इस तरीके की बयानबाजी करते हुए मंत्री नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार जनता को क्या कुछ मैसेज फॉरवर्ड करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड, काफी हद तक वहां पर भी एसआईआर की तैयारियां हो चुकी हैं और अब अधिकार को लेकर किस तरीके की बातचीत की जा रही है वो साफ जनसभाओं के माध्यम से देखने को मिल रही है। एक तरफ आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 21 से 28 नवंबर तक लगातार जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं लोगों के द्वार, जनता के द्वार, जहां वो अपनी सारी बातों को रख रहे हैं। तो वहीं लगातार देखने को मिल रहा है कि इरफान अंसारी इस तरीके की टिप्पणी करते हुए नजर आ रही है, लेकिन इसका प्रभावी असर झारखंड की राजनीति पर कितना पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बिहार, पश्चिम बंगाल और उसके बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड, लगातार विधानसभा चुनावों का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन इसी बीच इस तरीके की बयानबाजी बेहद असर डालती हुई नजर आएगी, क्योंकि लगातार जनसभाओं के माध्यम से कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं और इस तरीके की तीखी बयानबाजी और ये एसआईआर के खिलाफ लोगों को बरगलाना वो कितने हद तक सही साबित होगा और कितने हद तक गलत साबित होगा, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। हमारे साथ अभी बातचीत के लिए अशोक बड़कई जी जुड़ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार एसआईआर को लेकर इतना ज्यादा आक्रोश कांग्रेसियों में और पूरे विपक्ष में क्यों बना हुआ है। अशोक जी, जानना चाहूंगी आपसे, इरफान अंसारी जनसभा के दौरान एसआईआर का विरोध करते हैं और कहते हैं कि बीएलओ घर आए तो उन्हें बंधक बना लो। देखिए, इरफान अंसारी जी हैं, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठी के रहनुमा है। तो जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी के रहनुमा है वो तो बात करेंगे ही उनके पक्ष में। अरे देश में जब कचरा की सफाई अभियान की शुरुआत हो चुकी है, अवैध रूप से पाकिस्तानी, अवैध रूप से बांग्लादेशी, अवैध रूप से रोहिंग्या जो यहाँ बिना खाता बही के, बिना किसी दस्तावेज के यहाँ के साधन संसाधन को लूटने का काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि भारतीय मुसलमान के हक अधिकार को भी छीनने का काम कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है, इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के माध्यम से ऐसे अवैध दस्तावेज जो बना कर रखे हैं, जो देश को कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं, साधन संसाधन को छीनने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर देश से बाहर करनी चाहिए तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जैसे लोगों को भी इसका समर्थन करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के नेता इसका इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये बांग्लादेशी घुसपैठी के लोग इनके समर्थक है। पाकिस्तानी घुसपैठी, रोहिंग्या घुसपैठी जो अवैध दस्तावेज बनाकर रखे हुए हैं, अवैध वोटर आईडी कार्ड बनाकर रखे हुए हैं, इनके समर्थक है। उनके वोट बैंक से ये सरकार बनाते हैं, तो ये नहीं चाहेंगे कि ये लोग यहाँ से बाहर हो। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं, ये इरफान अंसारी जी कान खोल कर सुन ले, ये झारखंडियों का ये प्रदेश है
और अगर कोई झारखंडी बीएलओ को, झारखंड के आदिवासी मूलवासी बीएलओ को अगर कोई बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, रोहिंग्या, घुसपैठी अपने घर में कैद रखता है तो झारखंडी इरफान अंसारी जी को अपने घर में कैद करने पर मजबूर हो जाएगा। तो ये आप बरगलाइए मत, आप घुसपैठी को उकसाने का काम कर रहे हैं। आप पाकिस्तानी और रोहिंग्या को आप उकसाने का काम कर रहे हैं। अरे साहब, बीएलओ कौन होता है? बीएलओ झारखंड का आदिवासी है। बीएलओ कौन है? झारखंड का मूलवासी है। एक तरफ हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि ये सरकार अगुआ सरकार है, झारखंडियों की सरकार है, आदिवासी मूलवासियों की सरकार है, तो बीएलओ कौन है साहब? बीएलओ तो यही झारखंड के निवासी ना है। और आप घुसपैठी को आप सुरक्षा देने के लिए आप झारखंडी को आप कैद में रखने का बात करते हैं। ये नहीं चलेगा इरफान अंसारी जी। ये भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आपके इस बयान का कड़ी रूप से निंदा करता है। अगर एक भी बीएलओ को, अगर किसी बांग्लादेशी ने, अगर एक भी किसी बीएलओ को किसी पाकिस्तानी रोहिंग्या ने अगर कब्जा किया तो पूरी की पूरी झारखंड की 3.5 करोड़ जनता इरफान अंसारी को कब्जा कर लेगा। अशोक जी, हमारे साथ राकेश सिन्हा भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार इस तरीके की तीखी बयानबाजी क्यों की जा रही है, लोगों को बरगलाया क्यों जा रहा है। राकेश जी, जानना चाहूंगी, बीएलओ घर आए तो उन्हें बंधक बना लेना, आखिरकार जनसभाओं के माध्यम से, आपकी सरकार आपके द्वार के माध्यम से क्या आप लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये सब बात है जो अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कह रहे थे कि वोटर लिस्ट, तो इसी की तो लड़ाई चल रही है कि आखिर किसी घुसपैठिए का वोटर लिस्ट क्यों बना, और अगर घुसपैठ हुए हैं तो इन 11 साल में केंद्र की सरकार में देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो क्या कर रहे थे? ताली बजा रहे थे, थाली पीट रहे थे। सिर्फ स्क्रिप्ट पर डिबेट नहीं होता है निशा जी। हमें यह लगता है कि केंद्र सरकार की यह जिम्मेवारी है कि घुसपैठ क्यों हुए, कैसे हुए। इस राज्य में भी अगर हम बात कर लें तो राज्य अलग होने के बाद 17 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही इस राज्य में, तो ये 17 साल क्या कर रहे थे? ये तो हंसी उड़ा रहे थे। राकेश जी, देर आए सवेर आए, अब कुछ तो हो रहा है। एसआईआर के माध्यम से ही घुसपैठी निकल रहे हैं, निकल तो रहे हैं ना। कहाँ घुसपैठिए निकल रहे हैं? आप बता दीजिए हमें, आप हमें लिस्ट बताइए कि कितने घुसपैठियों को इन लोगों ने चिन्हित किया है, कितने घुसपैठियों को इन लोगों ने डिपोर्ट किया है। आप ही बता दीजिए हमें, क्या लिस्ट है इनके पास, कितने घुसपैठिए हैं, केंद्र की सरकार के पास क्या आंकड़े हैं घुसपैठिए के। तो सिर्फ घुसपैठिया 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 और घुसपैठिया पे राजनीति। राकेश जी, आप ही लोग आंकड़ा भी दे रहे थे कि बिहार में 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए, तो वो था मतलब बिहार में 65 लाख घुसपैठिए है क्या? नहीं, आप लोगों ने आंकड़ा दिया ना, 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए, तो क्या 65 लाख थोड़ी घुसपैठी होंगे? ये आंकड़ा क्यों प्रेषित किया जा रहा है फिर? तो ये तो चुनाव आयोग से पूछिए ना, ये तो चुनाव आयोग बताए ना कि जिन 65 लाख लोगों का नाम काटा गया वो क्या है। 65 लाख लोगों में तो कई लाख लोग तो आकर के सामने खड़े हो गए, ठीक है, कि मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, ये तो साबित कर दिया लोगों ने। तो देखिए, ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है वोट चोरी करने का। ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। अब इसी के साथ आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गांडेय विधानसभा क्षेत्र से बैरतोंगा पंचायत में परिसंपत्ति वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक कल्पना सोरेन ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने तमाम योजनाओं के लाभार्थियों को बीच यहां संपत्तियों का वितरण किया और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार गांव को मजबूत बनाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए कई अहम योजनाएं चला रही है। गरीब, जरूरतमंद, महिला, युवा, बेरोजगार, बुजुर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समेत समाज के सभी वर्गों को केंद्र में रखते हुए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। भाई, दादा, माताएं, बहनें और साथ में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे
डीसी साहब, एसपी साहब, प्रमुख जी और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, हमारे सचिव जी हैं और हमारे सभी मानानुभूत जो लोग खड़े हैं, खास करके हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं और खास कर क्योंकि इस समय का जो मुझे पता है अभी धान कटने का समय है, ये इतना महत्वपूर्ण हर किसी के घर में मेहनत से लगाया हुआ अभी फल काटने का समय है। उस वक्त में भी आप लोग भारी तादाद में आज इस बेगुंदा पंचायत में हम लोग इस भवन में आप लोग आए हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और बहुत बहुत इसलिए दोबारा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज ही का दिन था, 1 साल पहले जब झारखंड का विधानसभा 2024 का रिजल्ट आया था और आप लोगों का प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को उस पर भरपूर मात्रा में मिला था। तो उसके लिए मैं आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना। तेजस विमान हादसे में जान गंवाने वाले वायुसेना के पायलट विंग कमांडर नमांश सयाल को कांगड़ा में पूर्व सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मौके पर बड़ी संख्या में परिजनों के साथ गांव के लोग मौजूद रहे। ये भी बता दें कि विंग कमांडर शुक्रवार को दुबई एयर एशिया में हवाई प्रदर्शन के दौरान हादसे का शिकार हुए और वो शहीद हो गए थे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रविवार को विंग कमांडर नमांश सयाल के पैतृक गांव की खामोश गलियों में उस वक्त शोक की लहर दौड़ गई जब उनका पार्थिव शरीर अंतिम विदाई के लिए पहुंचा। विंग कमांडर शुक्रवार को दुबई एयर शो में हवाई प्रदर्शन के दौरान हुए हादसे में शहीद हो गए। तिरंगे में लिपटे सयाल की ताबूत को उनके साथी अधिकारी पूरे सम्मान के साथ घर ले गए, जहां परिवार के साथ बड़ी संख्या में गांव के लोगों और रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे। उन्हें अंतिम विदाई देते समय कई लोग रो रहे थे। शोक मनाने वालों में उनकी पत्नी, जो खुद विंग कमांडर हैं, वह भी खड़ी थी। वे शांत नजरों से पति के शव को निहार रही थी। दिवंगत विंग कमांडर नवांश के पूर्व सैनिक पिता बेटे का शव देखकर अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये केवल व्यक्तिगत क्षति नहीं है, बल्कि पूरे देश की क्षति है। सबसे बहुत मेरा बड़ा लॉस सर, लेकिन एक बहादुर सपूत खोया है सर। आपको भी व्यक्तिगत रूप से काफी क्षति हुई है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो क्षति हो चुकी है, देश को भी नुकसान, मेरा भी नुकसान हुआ है और देश का ज़्यादा हुआ है। जो उसका रिकॉर्ड बताता है ना, देश को उसकी बहुत जरूरत है। तो इंडिया में 4 ही पायलट थे जो एरोबेटिक के ट्रेन थे। वायुसेना ने जान गंवाने वाले जांबाज को बंदूक की सलामी और तुरहियों की मातम धुन के साथ अंतिम विदाई दी। पूरे सैन्य सम्मान के साथ विंग कमांडर नमांश सयाल का पार्थिव शरीर अग्नि के हवाले कर दिया गया। म्यूजिक भी नहीं है। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा H9 24/7। नमस्कार।